जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना क्वेश्चन है। हम सबसे पहले काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के जो है ना एमसीक्यूज हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो केएमटी के जिसमें आते हैं, जिसमें मेल्टिंग हो गया, हीटिंग वगैरह के हो गया, और उसके अलावा गैसेस के जो एमसीक्यूज आते हैं ना, जैसे गैस डिफ्यूज कैसे होती है एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है, वो हमें वो बोल क्या रहा है ना, वो बोल रहा है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द थ्री गैसेस अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इज मेजर्ड। अमोनिया हमारे पास क्या है, NH3, carbon dioxide is CO2, and methane is CH4. What is the order of the rate of diffusion of the gases from the slowest to the fastest? It depends on the mass ना। डिफ्यूजन जो होती है वो मास और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। बेसिकली डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। जो डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो मास से, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा वो मास होगा डिफ्यूजन उतनी ज्यादा क्या होगी, वो कम होगी। और जितना ज्यादा वो टेम्परेचर होगा डिफ्यूजन उतनी ही वो ज्यादा होगी। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो डिफ्यूजन विल गेट इंक्रीज ना। जो गैस के वो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा स्पीड से जो है ना मूव करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल तीन जो है ना वो गैसेज हैं, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड लास्टली वी हैव मिथेन ना, CH4। तो NH3 का जो वो मास होगा वो कितना होगा भाई, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन है, तो 17 इसका हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 12। हाँ, आपको प्रोडक्ट टेबल जो है वो दिया हुआ होगा ना, ठीक है। एमसीक्यूज में ये प्रोडक्ट टेबल पे वो ये गिवन होगा। तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 × 2, यानी कि 32, यानी कि इस तरीके से 12 × 16 32। तो इसका हो गया टोटल 44। एमआर और वो मास एक ही होता है ना, ये मैं एमआर के ऊपर ही तो कर रहा हूँ। एमआर या मास से एक ही को बात है। डिफ्यूजन के ऊपर जो मैंने वो मास बोला है उसका मतलब एमआर ही होता है। और CH4 का होगा 16, यानी कार्बन का 12 और 4 जो है ना हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब मुझे सिलोस से जो है ना फास्टेस्ट की तरफ जाना है। तो सिलोस होगा मेरे पास सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमआर सबसे ज्यादा है, सही है। तो सबसे सिलोस इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, ड्यू टू द मास ना, जिसका सबसे ज्यादा मास है उसका जो है ना डिफ्यूजन सबसे स्लोएस्ट होगी। देन वी विल बी हैविंग NH3, देन वी विल हैविंग NH4। तो CO2, हमें स्लो से फास्टेस्ट पे जाना है, तो CO2 प्लस NH3 प्लस CH4, तो इट इज A। स्लो से हमें फास्टेस्ट की तरफ जो है ना वो जाना है, स्लो से फास्टेस्ट की तरफ। अच्छा, अब देन इसके बाद हाँ, अब देखो देन उसके बाद बोले कि विच विच डिस्क्रिप्शन विच अच्छा, अब ये फिलहाल ब्राउनियन मोशन वाला कोर्स में वो नहीं है ना, ये मैं कट कर रहा हूँ। ब्राउनियन मोशन पार्ट कोर्स में नहीं है। फिर देन उसके बाद हमारे पास है कि द डायग्राम शोज द चेंज ऑफ स्टेट बिटवीन द सॉलिड एंड अ लिक्विड एंड अ गैस। अब सॉलिड है हमारे पास, वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, और जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो रहा है। भाई अब हमें पता है कि सॉलिड से लिक्विड में जाने को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में जाने को बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। और लिक्विड से गैस में जाने को बोलते हैं एवापोरेशन, सॉरी, वेपराइजेशन। और अगर मैं, अच्छा ये, सॉरी मैंने ये उल्टा लिख दिया सॉरी, एरो ही है ना, हाँ अब सही है। और ये यानी कि अगर मैं सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हूँ तो मेल्टिंग, और अगर लिक्विड से गैस में जा रहा हूँ तो वेपराइजेशन। और अगर मैं वापस आ जाऊँ
गैस से वो लिक्विड और फिर लिक्विड से सॉलिड। तो जब मैं गैस से वो लिक्विड में आऊंगा तो ये होगा कंडेंसेशन। ठीक है। और जब मैं लिक्विड से सॉलिड में आऊंगा तो ये इट इज फ्रीजिंग। अब इसमें डिपेंड करता है कि भाई मेरे पास किसमें जो है ना एनर्जी बाहर निकली है, किसमें एनर्जी जो ये गेन कर रहे हैं ना, इन विच चेंजेस ऑफ स्टेट द एनर्जी इज गिवन आउट, किसमें से एनर्जी की गिवन आउट यानी बाहर की वो तरफ आ रही है। अच्छा देखो, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, मेल्टिंग में हम एनर्जी जो वो देते हैं, मेल्टिंग में एनर्जी हम देते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स हम एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं। सही है। अगर मैं सॉलिड से, अगर मेरे पास सॉलिड है तो मैं एनर्जी को दूंगा, पार्टिकल्स एनर्जी स्टोर जो वो करेंगे। तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, उसको ओवरकम वो करेंगे और पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। तो सॉलिड से लिक्विड में अगर मैं पहुंचा रहा हूँ यानी कि मेल्टिंग में, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज नहीं हो रही, कि गिवन आउट नहीं हो रही। सेम ये चीज है वो लिक्विड को गैस भी हो रही है। लिक्विड और ये लिक्विड में जब मैं एनर्जी को दे रहा हूँ, हीट एनर्जी को दे रहा हूँ, तो पार्टिकल्स एनर्जी स्टोर कर रहे हैं और वो उस ये एनर्जी का यूज ये करके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक कर रहे हैं और दूर दूर जब पहुंचा रहे हैं गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। टू में सो बेसिकली 1 और 2 में तो उल्टा काम हो रहा है, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। बट अगर मैं वैसे तो देखूं तो फ्रीजिंग और ये कहिए कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, अगर मैं गैस से लिक्विड में आ रहा हूँ तो कंडेंसेशन हो रही है। तो क्या हो रहा है, अगर मैं गैस से लिक्विड में आ रहा हूँ ना, तो कंडेंसेशन हो रही है और गैस जो है वो एनर्जी स्टोर। सही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंडेंसेशन और जो फ्रीजिंग हो रही है ना, उसमें बेसिकली एनर्जी जो है ना गिवन आउट होगी। क्यों? क्योंकि उसमें वो क्या होता है कि जब आप गैस से लिक्विड में आते हो तो आपका जो वो गैस होती है वो एनर्जी वो रिलीज जो है ना वो करती है। तो एनर्जी वो डाउन होती है तो पार्टिकल्स वो करीब करीब आ जाते हैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग जो है ना वो हो जाती हैं। ठीक है। यानी कि जब आप सॉलिड से लिक्विड और गैस से सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में आप ये जा रहे हो, तो बेसिकली आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वीक कर रहे हो। ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक ये उस वक्त होती हैं जब आप एनर्जी देते हो। ठीक है। एनर्जी गिवन इन, एनर्जी इन। और जब आप ये उल्टा काम करोगे ना, तो फिर क्या होगी, एनर्जी आउट। ठीक है। एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग जब वो कब होंगी, जब एनर्जी होगी आउट। ठीक है। और एनर्जी आउट जब वो कब होती है, जब आप कंडेंसेशन करते हो ना, तो आप क्या होता है, आपका जो गैस है वो एनर्जी रिलीज तो करती है और वो लिक्विड में चेंज होती है। इसको बोलते हैं कूलिंग प्रोसेस। सही है। क्योंकि वो अपने आप को वो कूल डाउन कर रहा है और जो एनर्जी है उसको क्या कर रहा है, बाहर रिलीज जो है ना वो कर रहा है। तो इसका आंसर है 4, वो डी, 3 और 4। अच्छा फिर देन इसके बाद वो बोल रहा है कि अच्छा फिर डिफ्यूजन का बस मैं एक और एमसीक्यू करा रहा हूँ, उसके बाद नहीं वो कराऊंगा मैं। ठीक है। वो बोल रहा है कि विच गैस डिफ्यूज मोस्ट स्लोली, भाई जिसका मास जितना ज्यादा होगा वो इतनी ही वो ये स्लोली जो है ना मूव ये वो करेगा। अब यहाँ पे CH4 है। CH4 का मेरे पास वो मास कितना है, 16। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4। CO2 का ऊपर हमने अभी देखा है कितना है, 44 ना, कार्बन का 12 और दो हाइड्रोजन का 32, तो 12 और 32 44। हाइड्रोजन का कितना है, 2। और NH3 का कितना है, 17। तो जिसका मास सबसे ज्यादा होगा वो सबसे स्लोली जो है ना वो करेगा मूव। ठीक है, यानी कि डिफ्यूज होगा। सो बेसिकली इट इज बी। अच्छा अब जैसे कि यहाँ पे ये एक और आगे नहीं, बल्कि इसको छोड़ते हैं। वो बोले कि विच रॉ आइडेंटिफाई केमिकल एंड द फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सी रॉ जो है वो फिजिकल और वो केमिकल चेंज जो है ना वो डिफाइन कर रही है। भाई फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि किसी की स्टेट जो वो चेंज होना, सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस, या फिर गैस का लिक्विड, या लिक्विड का वो सॉलिड, या फिर सॉलिड का जो है वो गैस का, या फिर गैस का सॉलिड में चेंज जो है वो हो जाना। या फिर एक और फिजिकल चेंज ये भी होता है कि कोई मिक्सचर है उसको आपने अलग अलग वो कर दिया। जैसे हेयर है, एयर में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होता है, आर्गन होता है, उसको अलग अलग वो कर देना। तो वो भी एक फिजिकल प्रोसेस जो है वो कहलाता है। से
तो अच्छा, अब जब मैं एथेनॉल को बॉईल को कर रहा हूँ ना, तो दैट इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि एथेनॉल वो बॉईल हो रहा है, बॉईल होकर वो गैस में चेंज हो रहा है। सो इट इज अ फिजिकल चेंज, नॉट द केमिकल चेंज। बर्निंग एथेनॉल, यस, बर्निंग ऑफ इथेनॉल इज अ केमिकल चेंज। क्यों? जब मैं इथेनॉल को बर्न करूंगा तो कार्बन डाइ, क्योंकि जब मैं इथेनॉल को बर्न करूंगा तो कंबस्शन होगी ना। मैं किसी भी चीज को बर्न करता हूँ तो वो चीज वो भी बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो मैं इथेनॉल को अगर बर्न कर रहा हूँ, C2H5OH, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो बर्न होता है, और CO2 और H2 वो प्रोड्यूस करता है ना कंबशन में। ठीक है। अभी ये मैंने वो पहले से किया, सिर्फ इक्वेशन लिखी है वो समझाने के लिए। तो आपके पास एक वो नई चीज जो है ना वो फॉर्म हो रही है। सो बेसिकली इट इज अ केमिकल चेंज। यस। फिर वो बोले डिसॉल्विंग इथेनॉल इनटू दी वाटर, ये केमिकल चेंज है वो नहीं है। क्यों नहीं है? डिसॉल्विंग इथेनॉल इनटू दिस, क्योंकि वो अपने आयोन्स में चेंज हो रहा है, इट इज अ फिजिकल वन। फिर देन एवापोरेटिंग इथेनॉल, भाई बॉइलिंग और एवापोरेशन में सिर्फ टेम्परेचर का फर्क है, दोनों में जो है ना लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। तो ये भी फिजिकल है। अब अब वो फिजिकल चेंज पे आ गया। अब फिजिकल चेंज, बर्निंग एथेनॉल फिजिकल नहीं है, वो केमिकल है। एवोपरेटिंग एथेनॉल, यस, इट इज अ फिजिकल वन ना। फिर बर्निंग एथेनॉल दोबारा आ गया, बर्निंग एथेनॉल में CO2 और H2 तो बन रहा है। फिर डिसॉल्विंग एथेनॉल इनटू द वाटर, यस, ये फिजिकल चेंज है। अगर मैं डिसॉल्व ये कर पा रहा हूँ तो इट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है। तो यहाँ पे दो इसके जो है ना आंसर है, एक है ये वाला और एक ये वाला। लेकिन अगर मैं दोनों को ये मैच करूंगा तो सिर्फ बी आंसर है, क्योंकि बी के जो है ना दोनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है। बर्निंग एथेनॉल जो कि केमिकल चेंज है, उससे CO2 और H2 आ रहा है। ठीक है। बर्निंग एथेनॉल, सॉरी, यस, बर्निंग एथेनॉल ये केमिकल चेंज है जिससे CO2 और H2 आ रहा है। और उसके साथ जो फिजिकल चेंज में एवोपरेटिंग एथेनॉल, जिसमें मेरा एथेनॉल जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाएगा। सो बी इज माई आंसर। अच्छा देखो, एक एक टाइप के ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे हमारे पास ना। वो हमें बोल रहा है कि भाई अ गैस इज रिलीज एट एट पॉइंट बी इन द apparatus शोन। अब यहाँ पे पॉइंट बी पे हमारे पास कोई भी जो है ना वो गैस है, और यहाँ पे हमने डैम यूनिवर्सल इंडिकेटर रेड जो वो किया हुआ है। तो ये अब देखो यहाँ पर है क्या, यहाँ से हम गैस को रिलीज कर रहे हैं, गैस आगे जा रही है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो पेपर है उसके ऊपर जो है वो स्ट्राइक कर रही है, तो जाहिर बात है ये अपना कलर चेंज है वो करेगा। ठीक है। वो बोले कि कौन सी गैस इसमें से जो फास्टेस्ट है ना, सबसे वो क्विक जो है अपना कलर चेंज है वो कराएगी। और जाहिर सी बात है जिसका मास सबसे जो है वो कम होगा। आप इनमें से इन चारों का जो है वो मास कैलकुलेट ये वो कर लोगे, जिसका मास सबसे वो कम होगा वो जो है वो यहाँ पे सबसे जल्दी जो है वो डिफ्यूज होगी। सो बेसिकली यहाँ पर HCl का मास जो है, एक मिनट, अच्छा अच्छा, अब देखो यहाँ पर उसने एक चीज को बोली हुई है, यहाँ पर मैंने एक चीज पढ़ी नहीं थी वो, सॉरी। उसने कहा हुआ है कि भाई विच गैस टर्न्स द डैम यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर रेड। ठीक है। तो रेड का वर्ड उसने यूज किया है यहाँ पे ना। तो भाई होता क्या है, जो एसिडिक गैसेस होती हैं ना, जो एसिड होता है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को रेड में चेंज वो करता है। ठीक है। जो एसिडिक गैसेस होती हैं ना, जो एसिडिक गैसेस होती हैं वो रेड में चेंज उनको वो करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, और जो बेस होती हैं उनको वो ब्लू में चेंज वो करता है। सो बेसिकली यहाँ पर हमारा NH3 तो ये बेस है, तो NH3 से तो कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं ना, NH3 तो आंसर हो ही नहीं सकता। NH3 वो बेस है, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को वो रेड नहीं करेगा, वो ब्लू जो है ना वो कर देगा। ठीक है। तो बेसिकली NH3 तो वो बेस है, तो NH3 तो आंसर हो नहीं सकता। फिर क्लोरीन है, क्लोरीन तो कुछ भी नहीं होता ना, ना बेस ना तो एसिड, तो बी भी नहीं है। क्लोरीन तो ब्लीच जो है ना वो कर देता है। ठीक है। फिर उसके ना ये एसिड है ना ही ये बेस है। फिर उसके बाद आ जाओ अब दो बचे HCl और HO2। यस, बोथ द HCl एंड HO2 आर एसिडिक गैसेस ना। ठीक है। HCl तो है ही एसिड, और HO2 भी एसिडिक होता है क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। सही है। तो अब इनके मासेस का वो कंपैरिजन होगा, जिसका मास वो कम होगा वो जल्दी जो है ना वो
जो इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर उसको रेड जो वो करेगा, क्योंकि दोनों ही एसिडिक है ना, दोनों ही एसिड है। लेकिन इसका हमारे पास मास कितना है, 35.5 क्लोरीन का प्लस वन हाइड्रोजन का, सो दैट इज 36.5। सल्फर डाइऑक्साइड का कितना है, सल्फर का 32 और दो ऑक्सीजन का भी 32, सो इट इज 64। तो जाहिर सी बात है HCl का मास जब वो कम है तो वो जल्दी जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को वो रेड जो है वो कर देगा। सही। अच्छा, देन उसके बाद बोले कि इन विच स्टेट डज द वन डीएम क्यूब ऑफ मीथेन कंटेन्स द मोस्ट पार्टिकल। अब देखो ये बड़ा ट्रिकी सा एक वो चीज है कि किस स्टेट में वन डीएम क्यूब के पास सबसे ज्यादा वो पार्टिकल होंगे। सो ये डिपेंड करता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, या वो गैस है। फर्स्ट करो, ये मेरे पास वन डीएम क्यूब का ये कंटेनर है ना। इमेजिन करो कि ये वन डीएम क्यूब का ये कंटेनर है। तीन कंटेनर है, एक में सॉलिड है, एक में लिक्विड है, और एक में वो गैस है ना। Let's say we have three container here, but all three are having one DMQ mass: solid, liquid and gas. अब पहला वाला वो सॉलिड है तो इसमें पार्टिकल्स बिल्कुल पैक्ड होंगे, यूं करके। सही है, इसमें पार्टिकल्स बिल्कुल ही क्या होंगे, पैक्ड होंगे एक दूसरे के साथ। और लिक्विड में पार्टिकल थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे। गैस में पार्टिकल्स और ज्यादा दूर जो वो चले जाएंगे। तो किसमें ज्यादा वो पार्टिकल्स आ रहे हैं, वन टीएम क्यूब में, जाहिर सी बात है सॉलिड में आ रहे हैं ना। सॉलिड में सबसे तो ज्यादा होंगे, फिर लिक्विड में, फिर तो गैस में। तो ये हमने तो देखना है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास मीथेन है। अब गैस है, गैस चाहे 100 डिग्री सेल्सियस हो, या चाहे गैस जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो, गैस तो गैस ही है ना। और इसमें सबसे ज्यादा, सबसे कम ही जो वो पार्टिकल्स होंगे। हमने ये देखा है ना कि गैस में जो वो पार्टिकल्स हैं वो सबसे कम ही होंगे, चाहे वो 100 पे हो, चाहे 200 पे हो, चाहे वो रूम टेम्परेचर पे। सो ए एंड बी कैनॉट बी द आंसर। इसका आंसर है क्या है, सॉलिड, क्योंकि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स जो है वो सबसे ज्यादा करीब करीब होते हैं, तो ज्यादा वो पार्टिकल्स इसमें आ जाएंगे। एन एक्सपेरिमेंट इज सेट अप एज शोन। अब देखो हमारे पास यहाँ पर एक ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब है ना। उसके हमने दोनों को तरफ जो है वो पंच यानी स्टॉपर को लगाए हुए हैं। उसमें हमने जो है ना, स्टॉपर लगाने से पहले कॉटन फुल रखी है दोनों में, और उसको सोक कर दिया अमोनिया में, यानी लिक्विड अमोनिया में। एक तरफ हमने लेफ्ट साइड पे जो बोल रखी है उसको लिक्विड अमोनिया में तो सोक कर दिया है, और जो राइट साइड पे बोल रखी है उसको हमने लिक्विड HCl में सोक जो है वो कर दिया है। वो बोल रहे हैं कि भाई आफ्टर सेवरल मिनट्स अ वाइट रिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड अपीयर्स एज शोन। भाई जाहिर सी बात है यहाँ से अमोनिया जो है वो गैस में चेंज होगा, आगे की तरफ मूव करेगा। और इसी तरीके से जो HCl है वो भी गैस में चेंज होगा और यहाँ पे मूव करेगा। तो अमोनिया और HCl आपस में रिएक्शन करेंगे और अमोनियम क्लोराइड जो है वो बनाएंगे। ठीक है, NH3 और HCl मूव करेंगे, और ये अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl जो है ना वो बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर अमोनिया का जो वो मास है, अमोनिया है NH3, इसका मास है 17, ये है HCl। ठीक है, और HCl का मास है 36.5 ना। ये बहुत दफा ये कैलकुलेट कर लिया तो अब दोबारा नहीं कर रहा मैं। अब देखो यहाँ पे है क्या, अमोनिया जो है ना, ठीक है, अमोनिया का जो मास है वो लाइटर है, तो वो ज्यादा जल्दी वो मूव करेगा, ज्यादा वो डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगा। वेयर है जो हाइड्रोजन है वो कम डिस्टेंस ही वो कवर करेगा। तो लेट से जो वाइड रिंग बनेगा वो यहाँ पे ना वो बनेगा। वाइड रिंग जो है वो इस तरफ जो है वो बनेगा, क्यों? क्योंकि अमोनिया का मास वो कम है, तो वो ज्यादा डिस्टेंस जो है ना वो कवर वो कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों का रिएक्शन होगा, और यहाँ पे जो है ना दोनों NH3 + HCl गिव्स ऑफ NH4Cl को बनाएंगे। वो बोले कि विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन आफ्टर सेवरल मिनट्स ammonia gas diffuses faster than the HCl because its molecule have a lower molecular mass. Absolutely correct. ठीक है, अमोनिया, अभी ये मैंने यही एक्सप्लेन किया ना, अमोनिया का मास जो है वो कम है तो वो ज्यादा डिस्टेंस जो है ना वो कवर वो करेगा। अमोनिया का मास कम है तो इट विल कवर द मोस्ट डिस्टेंस हियर। ठीक है, अमोनिया का मास कम है तो वो ज्यादा डिस्टेंस जो है ना यहाँ पे कवर जो है वो करेगा। सही। अच्छा, फिर देन इसके बाद
अच्छा, जो बाकी ऑप्शन है उसको भी जरा एक नजर हम देख लेते हैं। अमोनिया गैस डिफ्यूजेस फास्टर देन द HCl बिकॉज इट्स MR इज हायर, नहीं हायर नहीं है, MR लोअर है, ठीक है। तो फिर देन उसके बाद से बी गलत, और सी क्यों गलत है? अमोनिया गैस डिफ्यूजेस स्लोवर, पहले ही बोल दिया इसने स्लोवर ना। और स्लोवर है क्योंकि एयर्स की डिफ्यूजन स्लो नहीं होगी, फास्टर होगी, बिकॉज इट हैज अ लोअर मॉलिक्यूलर मास ना। और डी में भी वो स्लोवर बोल रहा है, तो इसलिए तो ऑप्शन तो ये चेक ही नहीं करने वाले। अच्छा देन इसके बाद, अच्छा अब देखो अपना कुछ ना ये ट्रिकी टाइप के भी ना ये क्वेश्चंस आते हैं जो कि इश्यू जो है ना वो करते हैं ना। वो होते क्या है? वो बोले कि भाई अ 1 cm³ सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज टेकन, दिस इज द सैंपल वन, एक्स इज कन्वर्टेड, एक्स इज then converted to different physical state and a 1 cm³ sample is taken. दिस इज फॉर सैंपल टू। भाई हमारे पास क्या था, हमारे पास हमने एक CM³ पर सैंपल लिया एक्स का ना, ठीक है, उसको हमने बोला सैंपल वन। फिर हमने एक्स को दूसरी फिजिकल स्टेट यानी कि लिक्विड था तो गैस में चेंज वो कर दिया, और फिर दोबारा उसको ये 1 cm³ का सैंपल है उसको बोला सैंपल टू। वो बोले कि सैंपल टू कंटेन्स मोर पार्टिकल इन CM³ देन द सैंपल वन, विच प्रोसेस कॉज दिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल। देखो अगर हमारे पास सॉलिड है लिक्विड है, सॉलिड से लिक्विड बना, या लिक्विड से वो गैस बन गया ना, या तो सैंपल वन जो है वो होगा, सॉरी, सैंपल टू या तो जो है मेरे पास सॉलिड होगा, बाद में वो बन जाएगा लिक्विड, ठीक है। बाद में वो क्या बन जाएगा, बाद में वो क्या बन जाएगा, बाद में वो बन जाएगा लिक्विड ना। सॉरी, वो बोले कि सैंपल टू कंटेन्स मोर पार्टिकल, यानी कि जो सैंपल टू है, यानी कि जो सैंपल टू है उसमें पार्टिकल्स क्या है वो ज्यादा है। सही है, तो या तो ये वाला चक्कर होगा कि सैंपल टू जो है वो सॉलिड होगा, और सैंपल ये वन जो है वो तो या तो लिक्विड या तो वो गैस होगा, या तो ये वाला वो चक्कर होगा। सही है? या फिर सैंपल टू जो है वो लिक्विड होगा, और सैंपल वन जो है वो गैस होगा। इसके अलावा तो कोई और फिजिबिलिटी के नहीं है ना। उसने कहा है कि भाई सैंपल टू जो है उसमें पार्टिकल जो है वो ज्यादा है, और सैंपल वन में पार्टिकल जो है वो कम है। तो अगर सैंपल टू में पार्टिकल ये वो ज्यादा है तो पहली फिजिबिलिटी क्या है, या तो सैंपल टू जो है वो सॉलिड होगा, और सैंपल वन या तो लिक्विड होगा या तो वो गैस होगा। सॉलिड है तो पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो ये वो ज्यादा होंगे। दूसरी फिजिबिलिटी क्या है, अब ये तो एक तो ये फिजिबिलिटी ये आ गई ना कि वो सॉलिड हो, वो होगा। दूसरी क्या है कि सैंपल टू जो वो लिक्विड होगा, और सैंपल ये वन क्या होगा, ये गैस होगा। अब देखो वो बोल रहा है कि भाई बॉइलिंग ऑफ एग्स, अगर मेरे पास सैंपल वन है, उसको मैंने बॉईल किया और वो गैस में चेंज हो गया, तो ये तो लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है ना। ये तो लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, तो इसमें तो पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, करीब को थोड़ी आएंगे। सो इट कैन नॉट बी द आंसर। फिर वो बोले कंडेंसेशन ऑफ गैसियस एक्स, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कंडेंसेशन में भाई वो पहले वो गैस है, कंडेंस किया वो लिक्विड में चेंज हो गया, तो यस, गैस में पार्टिकल दूर दूर थे, लिक्विड में वो करीब आ गए, यानी सैंपल वन जो है वो गैस था, और सैंपल टू जो है वो मैंने उसको कंडेंस किया तो वो लिक्विड में आ गया, तो यस लिक्विड विल बी हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो दिस कैन बी द आंसर। डी। अच्छा सी क्यों नहीं है? सी में बोला कि एवापोरेशन हो रही है वो लिक्विड की ना। भाई लिक्विड की आप चाहे एवापोरेशन करो चाहे मैं वो बॉइलिंग करूं, तो लिक्विड तो गैस में ही चेंज होगा ना। तो सैंपल वन वो लिक्विड होगा, सैंपल टू जो है गैस में वो चेंज हो जाएगा, फिर ये तो बिल्कुल ही ये हर चीज हो गई ना। गैस के में तो ये पार्टिकल जब वो दूर दूर होते हैं तो कम पार्टिकल आएंगे, तो ये तो आंसर है ही नहीं। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड एक्स, यानी जो मेरा सॉलिड है वो गैस में चेंज हो रहा है। सब्लिमेशन का मतलब जो यही होता है ना, जो मेरा वो सॉलिड है वो गैस में हो रहा है चेंज, तो ये तो एक ये तो सैंपल वन में बहुत ज्यादा पार्टिकल होंगे, सैंपल टू में बहुत ही वो कम हो जाएंगे क्योंकि वो गैस में चेंज हो रहा है। सो ऑल्सो डी कैन नॉट बी द आंसर, तो बी इज द राइट वन।
अच्छा, अब जरा यहाँ पे तो देखो ये, अब ये ना पूरे ये कंबाइन आ रहे हैं, इसमें जो है ना डिफ्यूजन भी होगा और आर्म जो है ना स्टेट ऑफ मैटर बीच में होगी ना। वो बोले कि भाई गैस सिरिंज एक्स contains 100 cm cube of HBr. Gas syringe Y contains 100 cm cube of carbon dioxide. The volume of the each gas is measured at room temperature and pressure. Which statement is correct? भाई एक्स में जो है मेरे पास कार्बन HBr है, और वाई में मेरे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बोला कौन सी स्टेटमेंट सही है? द मास ऑफ HBr इज लेस देन द मास ऑफ CO2। नहीं भाई, ये तो किसी सूरत नहीं हो सकता। HBr का अपना मास 80 होता है। Br का जो अपना मास है वो 80 है। तो 80 + 1 यानी HBr तो ये हो जाएगा 81, और CO2 का 44। तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात कर दी। ठीक है, फिर देन उसके बाद बोला द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr इक्वल्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि भाई बोथ आर वो गैसेस ना, बोथ आर वो गैसेस। तो दोनों के जो पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि गैस में है, दोनों वो गैसेस हैं। सही है, तो दोनों के पार्टिकल्स क्या होंगे? ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, क्योंकि दोनों को गैसेस हैं। दोनों को हमने 100 cm क्यूब लिया है। और क्या है उसके लिए बोला है? दोनों क्या है? HBr वो गैस, उसने कहा है ना 100 cm HBr गैस, 100 cm क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो बोथ आर बेसिकली द गैसेस ना। सो बोथ विल बी हैविंग सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यस। फिर सी में बोल रहा है कि द गैस इन सिरिंज एक्स कंटेन्स मोर एटम। भाई ये क्योंकि दोनों गैस हैं, तो दोनों सेम ही दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे से सेम भी वो डिफरेंस पर होंगे ना। तो ज्यादा नहीं है, मोर की वजह से ये वो गलत हो। फिर बोले द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HBr इज मोर देन द एटम। बोलो मोल्स बोलो, बात तो वही है ना। कान को एक तरीके से बोलो, कान को दूसरे तरीके से पकड़ो। ठीक है, तो ये भी हुई। अच्छा, तो देन उसके बाद हमें बोल रहा है कि भाई व्हेन द सल्फर इज हीटेड इट अंडरगोज अ dash change as it melts. Further heating causes the sulfur to go dash change and form sulfur dioxide. वो बोल रहा है कि भाई जब मैं सल्फर को हीट करता हूँ ना, तो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज? दैट सी बात है, जब वो मेल्ट होगा मेरे पास वो सल्फर है, वो पहले क्या, सल्फर को पहले मैं हीट कर रहा हूँ, वो मेल्ट हो रहा है। ठीक है, वो सल्फर सॉलिड है, वो सल्फर वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। सही। तो ये फिजिकल चेंज है ऑब्वियसली। ठीक है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो सी और टी। सही है, ए और बी तो हो ही नहीं सकते। फिर देन वो बोले कि फर्दर मैं हीटिंग कर रहा हूँ ना, तो सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। यानी कि जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट आ रही है ना। तो मेरा जो सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। तो ये इट इज ऑब्वियसली अ केमिकल चेंज, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट वो बन रहा है ना, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इट इज अ केमिकल चेंज। सो यस, ए और सी। तो सी इज द आंसर। अच्छा देखो, फिर उसके बाद बोल रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर इज लेफ्ट टू स्टैंड एंड द आइस मेल्ट्स। यानी कि भाई अगर मैं आइस और वाटर के मिक्सचर को छोड़ दूं, तो जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी। यानी कि जो मेरे पास है मिक्सचर है जिसमें बर्फ और वो पानी है ना, तो जो बर्फ है वो पिघल जाएगी। सही है, बर्फ मेल्ट्स ना, आइस मेल्ट्स। यानी कि ऐसा नहीं, ऐसा ये वो नहीं होगा कि जो मेरी लिक्विड है, जो पानी है, वो भी बर्फ ये वो बन जाए। इसका उल्टा होगा, जो बर्फ है वो भी पानी को बन जाएगी। तो विच रोड डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इन एज द आइस मेल्टिंग। देखो होता है क्या है कि जहां पे जब मैं इसको को देखूंगा ना, तो देखो बेसिकली जो एनर्जी होती है ना वो ट्रांसफर होगी। ओवरऑल मिक्सचर की एनर्जी सेम ही जो है ना वो रहेगी। जो लिक्विड की एनर्जी है ना वो आइस में वो कन्वर्ट होगी। जो लिक्विड की एनर्जी है वो आइस में वो कन्वर्ट होगी, यानी एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है फ्रॉम द हायर टू द लोअर। जैसे फर्स्ट करो ना, मेरे पास यहाँ पर एक जो भी जार वार है, ये मेरे पास वो पानी है इसमें। ठीक है, और देन इसमें ये आइस के वो क्यूब्स हैं। ठीक है, अब जो आइस के क्यूब्स है ना, अब जो एनर्जी है वो वाटर से आइस क्यूब में जो है ना वो ट्रांसफर हो।
जो एनर्जी है वो वाटर से आइस क्यूब में ट्रांसफर हो रही होगी, बट जो ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी है ना, वो सेम ही जो वो रहेगी। क्योंकि पहले भी जो ओवरऑल वो टेम्परेचर था वो इन दोनों का सम होगा, यानी कि आइस और वाटर का सम। अब होगा क्या, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर ये बहुत ज्यादा है, तो टेम्परेचर वाटर से जो है ना आइस में हो जाएगा, तो अभी भी इन दोनों का जो है वो सम ही होगा, ठीक है, यानी वो डिफरेंस ही होगा। तो जो टेम्परेचर ऑफ अ होल सिस्टम विल रिमेन द सेम से। और असल में होगा क्या, जो एनर्जी है, जो आइस, जो लिक्विड से यानी पानी से एनर्जी जा रही है आइस में, वो यूज होगी टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स, और जो आइस है वो भी किसमें चेंज हो जाएगी, अ, पानी में यानी वाटर में। सो एनर्जी इज यूज टू ओवरकम द फोर्सेस, सो डी इज द आंसर। भाई इसमें समझ ना आने वाली बात ही क्या है भाई, देखो हमारे पास एक जो है ना बीकर है या कुछ भी है ना, उसमें हमने आइस और यानी पानी और बर्फ का मिक्सचर को रखा हुआ है, तो वो बोल रहा है कि होगा क्या ना, आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी, लेकिन हो क्या रहा है। देखो आइस मेल्ट इसलिए हो रही है क्योंकि हमेशा जो टेम्परेचर है ना, हीट है, वो हायर से लोअर पे ट्रांसफर करती है, तो वाटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, आइस का टेम्परेचर वो कम होगा, तो जो टेम्परेचर है वो वाटर से आइस में जो है ना ट्रांसफर होगा। सही। और वो ट्रांसफर होगा, और वो करेगा क्या, जो एनर्जी वो गेन कर रही है ना आइस, वो करेगी टू ओवरकम दी अट्रैक्टिव फोर्सेस। सही। और ओवरऑल सिस्टम सेम ही रहेगा, क्योंकि जो एनर्जी है वो आइस से उसमें ट्रांसफर हो रही है, कहीं बाहर नहीं हो जा रही।